दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लगभग इन प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर मैं एक सीरीज़ ही बना रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पर आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद आपको भरतेंदु युग, छायावाद, इस नई कविता, इन सभी की प्रमुख प्रवृत्तियों का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। मैं ये एक सीरीज़ की तरह बनाते चल रहा हूं, लेकिन बीच बीच में आप लोगों का अलग अलग टॉपिक पर डिमांड होता है, तो बीच में अलग टॉपिक पर भी वीडियो बनाना पड़ता है। खैर, बहरहाल आज हम लोग द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल नोट्स को ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और वो वीडियो को नहीं देखते। क्योंकि देखिए, नोट्स में मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं संक्षिप्त में नोट्स को बड़े ही संक्षिप्त में देता हूं ताकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन जब मैं इसका विश्लेषण कर रहा होता हूं, इसको विस्तार से बताता हूं मैं, इसलिए वीडियो को समझना, वीडियो को देखना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके साथ साथ एक छोटी सी और गुजारिश है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स का भी लिंक देता हूँ, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत छोटी छोटी कविताओं, शायरी का वाचन करता हूँ, आप लोग वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर, चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि हिंदी साहित्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर, जड़ता से प्रगति की ओर, रूढ़िवाद से स्वच्छंदता की ओर ले जाने का श्रेय जो है वो भरतेंदु युग और द्विवेदी युग को जाता है। खैर, यहाँ पर हम लोग भरतेंदु युग की बात नहीं करेंगे, उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग द्विवेदी युग पर बात करेंगे। द्विवेदी युग की समय सीमांकन की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सन 1903 से लेकर 1918 तक, मतलब 1903 से लेकर 1918 तक के समय सीमांकन को द्विवेदी युग का समय सीमांकन बताया जाता है। किसके आधार पर? डॉक्टर नागेंद्र के आधार पर। यहाँ आप लोग मुझसे फिर बाद में प्रश्न करते हैं कि सर यहाँ तो कुछ और बताया गया, कहीं कुछ और बताया गया। देखिए, विभिन्न साहित्यकारों ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया है, नामकरण दिया है, तो आपको अलग अलग जो साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकारों के अकॉर्डिंग आपको विभिन्न तिथि देखने को मिल सकता है। यहाँ मैंने आपको नागेंद्र के अकॉर्डिंग बताया, उसी में आप कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि द्विवेदी युग का समय सीमांकन जो है 1900 से 1920 तक बताया जाता है। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल या फिर नव जागरण काल भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि भरतेंदु को पुनर्जागरण काल कहा जाता था, तो द्विवेदी को जागरण सुधार काल या नव जागरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जागरण सुधार काल मतलब जगाने की क्रिया, ठीक है, जगाने का काल। अब किसको जगाने का? ऐसा तो नहीं है कि मुझे जगाने का, मैं जगा हुआ हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, और आपको जगाने का भी काम नहीं, आप जगे हुए हैं इसलिए वीडियो देख रहे हैं। तो किसको जगाने का काम? जनता को जगाने का काम। उस समय जो जनता थे, जो सरकार, जो पूंजीवादी, जो अमीरजादे उन पर अत्याचार कर रहे थे, फिर भी वो चुपचाप उस अत्याचार को सह रहे थे, उनको जगाने का क्रिया। और फिर साहित्य में भी जागरण लाने की क्रिया हुई इस काल में, इसलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग के पथ प्रदर्शक या फिर प्रवर्तक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। मतलब द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद का जो साहित्य के लिए जो योगदान था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है। उसी के बाद इसी काल में एक बहुत ही प्रचलित पत्रिका का उदय होता है, प्रकाशन होता है, और उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे आप परिचित ही होंगे सरस्वती पत्रिका से, ठीक है। तो ये जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो था इसी द्विवेदी युग में होता है, और 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं इसका संपादन का कार्य करते हैं। और वही आपको पता होगा कि द्विवेदी युग में सबसे प्रमुख जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली हिंदी।
द्विवेदी युग को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा का अधिक परिष्कृत रूप हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। अब यहाँ द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला नाम तो अवश्य किसका आएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उसी के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, फिर श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, आप परिचित होंगे मैथिली शरण गुप्त से, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सभी नाम को प्रस्तावना पे आपको नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बास्ट हो जाएगा जो नोट्स है। तो ये सब इस युग के कुछ प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं। यहाँ आपको एक याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी युग की प्रमुख प्रवृत्ति को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम किसी एक कवि पर केंद्रित होकर उस प्रश्न के उत्तर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ संपूर्ण युग की बात हो रही है। तो जब हम इस प्रश्न से डील करेंगे तो हमें कोशिश ये करना है कि सभी रचनाकारों के, सभी कवियों के आधार पर हमें इस प्रश्न को लिखना है। और जहाँ हम लोग कोटेशन डालते हैं, जहाँ उदाहरण डालते हैं, वहाँ भी हो सके जितने ज़्यादा हो सके उन कवियों के, सभी कवियों के उदाहरण को लेकर हमें डालना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को लेकर उनके अकॉर्डिंग आप पूरे द्विवेदी युग के प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे, वैसे वो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें अन्य रचनाकारों के, अन्य कवियों के भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा अति अनिवार्य है। अब यहाँ इस युग की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं से मेरा तात्पर्य है इस युग में बहुत सारे गद्य रचनाएं भी लिखी गई, लेकिन हम रचनाओं में हम लोग कविता की बात करेंगे, प्रमुख काव्य की बात करेंगे, जैसे काव्य मंजूषा, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, जो कि इस युग की बहुत ज़्यादा प्रमुख और प्रचलित काव्य है। उसके बाद जयद्रथ वध, नागरी इत्यादि इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। इतना लिखने के बाद में अब अंतिम पंक्तियां आप जानते ही लिखिए कि अब आगे द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। प्रस्तावना में हम इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। तो चलिए अब द्विवेदी युग के एक एक प्रमुख प्रवृत्तियों को बिल्कुल उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो ये इस युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषता है राष्ट्रीयता, या फिर आप राष्ट्रीय भावना भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना भी आप लिख सकते हैं। देखिए, जो ये द्विवेदी युग था ये जागरण सुधार का काल था। तो अतः इस युग में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उनके रचनाओं में राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्रीय भावना जो है वो आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन कवियों ने पराधीनता का विरोध किया। पराधीनता मतलब हम पराधीन ही थे ना, कि दूसरों के अधीन में थे। किसके अधीन में थे? ब्रिटिश के अधीन में थे। तो इन्होंने पराधीनता का विरोध किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया। और इस दृष्टि से देखें तो जो ये मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, उनकी अमर कृति जो थी भारत भारती, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है और देश को आज़ाद कराने के लिए देश के युवकों को प्रेरित कराने वाली कविता है। खैर, अगर इस बिंदु पर आपको उदाहरण लिखना होगा तो एक बहुत सी सुंदर सी पंक्ति है, आप इसको लिख सकते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यहीं पर और एक उदाहरण है, आप उसको भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, या फिर छोटी छोटी उदाहरण है, आप दोनों को ही लिख सकते हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। वो मतलब जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो, वो क्या है? वो एक तो सबसे पहला तो वो नर ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, और दूसरा कि वो किसी मरे हुए समान है। तो ये बहुत ही दोनों सुंदर सुंदर उदाहरण है। इसमें आपको राष्ट्रीयता की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई नजर आ रही है। और यही गौरव से मुझे याद आया कि द्विवेदी युग में अपने इतिहास के कहानियों को लेकर भी कविताएं, काव्य खंड, महाकाव्य रची जाती थी। उससे वो क्या करते थे, वहाँ के बहुत ही प्रमुख पात्रों को लेकर अपनी कविता लिखते थे। मतलब अपने देश के अतीत का, गौरव का गुणगान इन्होंने अपने काव्य में किया है।
और ये कविता ऐसा नहीं है कि बहुत पिछली कविता है, मतलब अतीत की कविता है। ये कविता अतीत की होते हुए भी क्या होती थी, प्रासंगिक होती थी। मतलब कि ये समस्या जो है तब भी थी और आज भी समाज में है। उस समय उस समस्या से किस तरह से निवारण पाया गया था उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि इसी प्रकार हम भी इस समस्या से जूझ सके। तो दोस्तों, द्विवेदी युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना। जी हाँ, एक हो गया राष्ट्रीय भावना, दूसरा हो गया सामाजिक चेतना। द्विवेदी युगीन कवियों ने समाज में चल रही कुरीतियों के प्रति जो है विरोध किया है। वो कुरीतियाँ जो है कुछ भी हो सकती है, जैसे विधवाओं के पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं में उभारा है कि ये जो विधवा लोग हैं वो पुनः विवाह क्यों नहीं कर सकते। उसी तरह से जो पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्ग मतलब जो दलित लोग थे, छोटे जात लोग थे, उनके कष्टों को, उनके पीड़ाओं को भी उन्होंने अपनी कविताओं में उभारा है। उन्होंने जातिवाद पर भी बात किया है, जो कास्ट सिस्टम था उन पर भी बात किया है। वही स्त्री के जीवन के महत्वता को दिखाने का प्रयास किया गया है, उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। वही मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो उन्होंने अतीत के गौरव का वर्णन करके समाज में ऐतिहासिक संस्कृति और सामाजिक महत्वता को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ हम ऐसा कहें तो भी गलत नहीं होगा कि द्विवेदी काल में जितनी भी सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उन सभी परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने अपनी कविताओं को रचा है, अपनी कविताओं को लिखा है और उन परिस्थितियों से लड़ने का, उसका निवारण पाने का प्रयास किया गया है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जग है सच्चा तनक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, पियो खाओ सब सुख पाओ, कभी न लाओ मन में खेद, जगत को झूठा झूठा कह के करो नहीं उसका अपमान। ये पंक्तियाँ जो है श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यंग भी देखने को मिलेगा। व्यंग किसके प्रति, जो ये मध्यकालीन जो भक्ति काल के जो कवि लोग हुआ करते थे, वो लोग जगत को मिथ्या कहते थे। ये जगत में जो कुछ भी है, जो ये परिवार है, ये जो समाज में जितने भी साधन है, यहाँ तक कि ये जो पूरा संपूर्ण जगत ही क्या है, मिथ्या है, बेकार है, सब कुछ सांसारिक मोह माया है। इस तरह से वो कविताओं में कहते थे। यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग किया गया है कि जगत को झूठा मत बोलो, ये वास्तव है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है और मृत्यु तक हमको जीना है। लेकिन कैसे जीना है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलकर जीना है, खुद भी खाना है, लोगों को भी खाने देना है, खुद भी सुखी से रहना है, लोगों को भी सुखी से रहना है। तो इस उदाहरण को आप यहाँ पर लिख देंगे तो बिल्कुल पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ वीडियो भी चलता रहेगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो मेरे वीडियो में जो गैप्स मिलता है आपको, मैं मतलब आए दिन वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि आपको पता ही है मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाया करता हूँ, तो इतना समय हो नहीं पाता है। और वैसे भी क्योंकि YouTube से इतना ज़्यादा इनकम तो जनरेट होता नहीं है कि YouTube से ही मैं अपना परिवार का, अपना पेट पाल सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को आने में कभी कभी समय लग जाता है, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके और हमेशा आपके डिमांड के आधारित ही मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगता है, मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका काम आ रहा है। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो आप नीचे मेरे चैनल के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन देख रहे होंगे। अगर आप चाहे तो वहाँ में सबसे छोटी सी अमाउंट जो है वो 40 रुपीज़ का है। आप वो मुझे अपने खुशी से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देना ही है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दिन में हम लोग इस तरह का 40 रुपीज़ जो है कितना उड़ा देते हैं, खबर ही नहीं रहता है। लेकिन अगर सोच के देखिए, आप एक 40 दे रहे हैं, आप एक 40 दे रहे हैं, इस तरह से मेरे लिए थोड़ा सा काम आ जाएगा और मुझे इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बस अपना स्कूल जाऊंगा, वहाँ पढ़ा के आऊँगा और पूरा फोकस होकर आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ये बस छोटी सी गुजारिश है, आप अपने स्वेच्छा से देना हो तो दीजिए, ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपको देना ही है। खैर, बहरहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। यही सामाजिक चेतना वाले बिंदु पर और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये उदाहरण भी बहुत ही सटीक है, आप दोनों में से किसी एक को लिखिए या फिर दोनों को लिखिए। ये उदाहरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटीक उदाहरण है। खपाया किए जान मजदूर,
पेट भरना पर उनका दूर, उड़ाते माल धनिक भरपूर, मलाई लड्डू मोती चूर। ठीक है, तो क्या है, मेहनत करने वाला जो परिश्रमिक जो व्यक्ति है परिश्रम करता ही है, लेकिन परिश्रम करके भी, साल भर मेहनत करके भी उनको उतना खाने को नहीं मिलता है कि उनका पेट भर जाए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो वो कमाते हैं, जो अनाज वो उगाते हैं, उसको कौन ले जाते हैं? धनी लोग ले जाते हैं। ठीक है, आधा तो उनको टैक्स देना पड़ता है, फिर कुछ ज़मींदार ले जाते हैं और उनको वो जो उनका उगाया हुआ अनाज जो है वो साल भर भी नहीं चलता है। अब अगली प्रमुख प्रवृत्तियां है इतिवृत्तात्मकता। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो इतिवृत्तात्मकता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं और सोच रहे होंगे कि इतना कठिन शब्द क्यों है। देखिए, शब्द भले ही कठिन है, लेकिन इसको समझिए, कठिन शब्दों को भी समझिए तो वो आसान हो जाता है। अगर हम इतिवृत्तात्मकता को समझ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सच में वाकई बहुत ही आसान है। इतिवृत्तात्मकता की अगर मैं बात करूँ तो इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या फिर आख्यान की प्रधानता। नहीं समझे? तो चलिए और आसान तरीके से समझते हैं। इसको अंग्रेजी में मैटर ऑफ फैक्ट भी कहा जाता है। देखिए, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है कि जो द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जाती थी, वो कविता आपको पता होगा कि भक्ति काल में, रीति काल में, इवन यहाँ तक कि भरतेंदु काल में भी जो कविताएं लिखी जाती थी उसमें श्रृंगारिकता या फिर रस अलंकार का नियम जो है वो होता था। लेकिन भरतेंदु युग में गद्य विधा का प्रारंभ हो गया था और द्विवेदी युग में आते आते कवियों ने क्या किया कि कथा शैली को काव्य में डाल दिया। मतलब कि जो कविताएं वो लिखने लगे वो भी कथा की तरह लिखने लगे। मतलब उसमें कविता का जो विशेष नियम है उन नियमों में बंधा हुआ नहीं है कविता, मतलब कि कथा की शैली में। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको पढ़कर, कुछ कविताएं ऐसा भी लगेगा कि ये तो कोई कथा का वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये कविता है और यहाँ में कविता का जो नियम है वो छंद अलंकार रस वो नियम है, वो बिल्कुल साधारण भाषा में आपको कही जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कोई पंक्तियाँ जो है बहुत लंबी है, कोई पंक्तियाँ बहुत छोटी है। तो मतलब बिल्कुल कथा की शैली में कविताएं लिखी जाती थी और ये द्विवेदी युग की बहुत सर्वप्रमुख प्रवृत्ति में एक है। और इस प्रवृत्ति के कारण द्विवेदी युग की जो कविता थी वो बहुत ज़्यादा सहज और सरल हो गई। मतलब उनको समझने में पाठकों को श्रोताओं को बहुत ही आसानी हुई, क्योंकि वो कथा की शैली में है, पढ़कर ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है। हालांकि यहाँ में भी कुछ कविताएं ऐसी लिखी गई जो काव्य के नियमों से बंधी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलता है आपको। आशा करता हूँ आपको इतिवृत्तात्मकता का अर्थ अब समझ में आया होगा। जब कविता को कहानी के शैली में, कथा की शैली में लिखा जाए वही इतिवृत्तात्मकता कहलाई जाती है और ये द्विवेदी युग में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी। और यही आपको पता ही है कि द्विवेदी युग में बहुत सारे पौराणिक कथाओं को, पौराणिक मतलब कि पुराने जो रामायण महाभारत के कथा को आधार बनाकर बहुत सारे खंड काव्य महाकाव्य लिखे गए हैं। जैसे आप मैथिली शरण गुप्त की ही ले लीजिए, साकेत, जो कि राम कथा पर आधारित है। वहीं आप यशोधरा ले लीजिए, गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी पर आधारित कविताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथा से ही कविता लिया गया और जब इसको लिखा गया तो उसमें कथा शैली का प्रयोग भी किया गया। ठीक है, इसलिए इस युग में इतिवृत्तात्मकता प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। ठीक है, तो इस पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। तो यहाँ पर आपको किस एंगल से ये मतलब कविता जैसा लग रहा है, तो इसमें कथा का जैसा, बिल्कुल कथा के जैसे कविता को लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग में जो इतिवृत्तात्मकता का जो उदय हुआ उसका मुख्य कारण था कि आदर्शवादिता और बौद्धिकता, इसके कारण इस युग में इतिवृत्तात्मकता का जन्म हुआ। और इस कथा के शैली के कारण हाँ आपको द्विवेदी युग की कुछ कविताएं जो है वो निरस सी लगेगी, मतलब जिसमें रस का भाव ही ना हो। और दूसरा, इसमें कलात्मक शैली का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा। द्विवेदी युग की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं धर्म और मानवतावाद का समावेश। वैसे ये जो पॉइंट है वो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने इन दोनों पॉइंट को एक बना दिया क्योंकि ये एक दूसरे से
कोरिलेटेड है। अब कैसे कोरिलेटेड है उसको समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि द्विवेदी युग में धार्मिक कविताएं नहीं लिखी गई। द्विवेदी युग के कवि जो थे वो धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, अपितु द्विवेदी युग में भी बहुत सारे पौराणिक कथाओं को आधार लेकर, धार्मिक कथाओं को आधार लेकर और उनके पात्र को लेकर कई सारे काव्य रचनाएं की गई है। लेकिन इसमें मुख्य अंतर ये है कि द्विवेदी युग में पौराणिक कथाओं को और पौराणिक पात्रों को आधार लेते हुए जो कविताएं लिखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को मानवतावाद का उपदेश देना। ठीक है, लोगों को उपदेश देना उन लोगों का मुख्य कारण था इस पौराणिक कथाओं के पात्रों को लेना। ऐसा नहीं कि वो धर्म पर मानते नहीं थे, जैसा कि और वो वास्तव में बहुत अच्छे से धर्म को मानते थे। देखिए, बल्कि उनका ये मानना था कि ईश्वर प्राप्ति जो है वो मानव प्रेम के आधार पर ही संभव है। ठीक है, दुखी जनों के कष्टों को, दुखों को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में ईश्वर प्रेम था, उसमें विकार उत्पन्न होकर वो मानव प्रेम और विश्व प्रेम में परिवर्तित हो गया। मतलब कि वे धर्म से मानव प्रेम और देश प्रेम या फिर विश्व प्रेम की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म और मानवतावाद को समावेश कर उन्होंने काव्य लिखा है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि सारों का सार विश्व प्रेम के बंधन में ही है, मुझको मिला मुक्ति का द्वार। ये गोपाल शरण सिंह की पंक्तियां हैं, बहुत ही सटीक रहती है। यहीं पर और एक बहुत सटीक वाले उदाहरण को आप लिख दीजिए। खोज में हुआ व्यथा हैरान, यहाँ ही था तू हे भगवान। मतलब कि जो भगवान का खोज कर रहा है, खोज करके हैरान है, लेकिन भगवान कहाँ था? यहीं पे था। अब कहाँ था? अगली पंक्तियों में देखिए। दीनहीन के अश्रु नीर में, मतलब कहाँ थे आप? दीनहीन के, जो दुखी जन है उनके बहते हुए अश्रुओं में थे आप। पतितों के परिताप परी में थे आप। ठीक है, तो ये मुकुटधर पांडे का है, ये भी बहुत सुंदर सा उदाहरण है। द्विवेदी युग की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां है प्राकृतिक चित्रण, जहां आप देख पाएंगे कि भरतेंदु युग में भी प्राकृतिक वर्णन किया गया, लेकिन भरतेंदु युग के प्राकृतिक वर्णन में कहीं ना कहीं आपको रीतिकालीन बंधनों से बंधा हुआ प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलेगा। मतलब कि रीतिकाल में जिस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता था उसका प्रभाव जो है आपको भरतेंदु युग में देखने को मिलेगा। लेकिन द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग के कवियों का ध्यान जो है प्रकृति के यथार्थ तथ्य की ओर गया। उन्होंने प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन या फिर मानवीकरण आदि रूपों में प्रस्तुत किया है उन्होंने अपने काव्य में। ठीक, आलम्बन का सामान्य अर्थ होता है सहारा या फिर नींव। यहाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी वस्तुओं पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होना ही आलम्बन है। वही उद्दीपन का मतलब उस उत्पन्न वाले भाव को उत्तेजित करना उद्दीपन कहलाता है। और मानवीकरण की बात करें तो प्रकृति का मानवों की भांति, लिविंग थिंग्स की भांति जो वर्णन किया जाता है उसी को मानवीकरण भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से इन लोगों ने प्रकृति का इन तीनों और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे तौर तरीके से इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि बहुत सी सुंदर सी लाइन है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहीं पर आप और एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, और इस उदाहरण में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो प्रकृति में भी देश के, अपने देश का, अपने राष्ट्र का गौरव गान करते हैं। जैसे देखिए आप मैथिली शरण गुप्त की ही पहली वाली उदाहरण भी मैथिली शरण गुप्त की ही थी, और एक उदाहरण मैथिली शरण गुप्त की आप लिख लीजिए कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय गंगा जल जहाँ। तो यहाँ पर देखिए आप प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं और वो देश पर, अपने देश के प्रति वो गौरवशील भी है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है। अब अगले बिंदु को देखिए। अब अगला जो बिंदु है वो है नारी उत्थान। ठीक है, द्विवेदी कालीन कवियों ने उनकी जो दृष्टि थी नारी के प्रति, जो उनकी दृष्टि थी वो बहुत ही उदार भाव की दृष्टि थी। उन्होंने नारी के दुखों को समझा, तत्कालीन समाज में नारियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन पीड़ाओं को समझा, उन पीड़ाओं को अपने कविता में उभारा है। जो नारी पर अत्याचार करते हैं उनका विरोध भी किया है। यहाँ पर आप एक सुंदर सी पंक्ति को आप लिख सकते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध
और आँखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ पर और एक उदाहरण आप लिख सकते हैं कि आर्य जगत में पुनः जननी निज निज जीवन ज्योति जगाओ। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं कि वो नारी से कह रही है कि अब तुम्हें अपने हक के लिए क्या करना है, खुद से लड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हास्य व्यंग काव्य। जी हाँ, द्विवेदी युग में बहुत सारे हास्य काव्य भी लिखे गए, हास्य पद काव्य भी लिखे गए। हास्य का मतलब होता है हंसना, मतलब कि लोगों को मनोरंजित कराते हुए, ठीक है, लोगों को हंसा भी रहे हैं, मनोरंजित भी करा रहे हैं, और वो समाज पर, राष्ट्र पर और राष्ट्र को शासन करने वाले पर, जो लोगों पर अत्याचार करने वाले पर भी वो क्या कर रहे हैं, वो व्यंग भी कर रहे हैं। ठीक है, हास्य व्यंग काव्य से उन्होंने समाज में हो रही कुरीतियों का, राजनीतिक शोषण का, उसके बाद धर्माडंबर मतलब धर्म को लेकर जो दिखावा था उसका, विदेशियता और फैशन परिस्थिति। विदेशियता से तात्पर्य है कि जो बाहरी देश से जो लोग आकर यहाँ पर शासन कर रहे थे, और हमारे ही भारत में कुछ लोग ऐसे हो गए थे, उनके तौर तरीकों को अपना रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे, उन पर भी हास्य व्यंग किया है। वहीं फैशन परिस्थिति मतलब कि यहाँ के लोग भी अब बाहर की तरफ फैशन करने लग गए थे। ठीक है, जो ब्रिटिश थे उनसे सीख कर उन पर भी व्यंग किया है। यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मारे झूठ की नानी, सच है स्मरण देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज़। ये पंक्तियाँ जो है बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियाँ हैं, तो इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये पीछे ये पर्दा क्यों लगाया हुआ है, तो बता दूं कि ये यहाँ पर मिरर है, तो यहाँ पर वो जो लाइट है, वो आगे वाला जो लाइट है वो रिफ्लेक्स होता है, इसलिए ये पर्दा मैंने लगाया हुआ है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, खैर दिखने में जैसा भी हो, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। द्विवेदी युग की अगली प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं विविध काव्य रूप या फिर वर्ण विषय। जी हाँ, द्विवेदी युग में कई प्रकार के काव्य लिखे गए। विविध से मतलब है मतलब विभिन्न प्रकार के काव्य लिखे गए। आपको काव्य का प्रकार तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य के अंदर में भी आपका प्रबंध काव्य और या फिर निर्बंध या फिर उसे मुक्तक काव्य भी कहा जाता है, वो आता है। प्रबंध काव्य मतलब कि जो काव्य के नियम है उस पर बंधे हुए काव्य, ठीक है, और निर्बंध और मुक्तक काव्य मतलब काव्य के बंधनों से जो मुक्त काव्य है। उसके बाद प्रबंध काव्य के अंदर में आपको दो काव्य देखने को मिलता है, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब है वो काव्य जिसमें संपूर्ण कथा को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस ही ले लीजिए, इसमें संपूर्ण रामायण की चर्चा की गई है। उसी तरह से साकेत को ले सकते हैं, यहाँ पर भी रामायण की चर्चा की गई है। वहीं पे खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में किसी एक अंग को लेकर, किसी एक कथानक को लेकर काव्य लिखी जाती है। जैसे आप रश्मि रथी की बात कर ले तो दिनकर की कविता रश्मि रथी में केवल कर्ण के पात्र को, कर्ण के कथाओं को लेकर कविता लिखी गई है, और मुक्तक तो आप समझ ही रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के द्विवेदी युग में खंड काव्य भी लिखे गए, प्रबंध काव्य भी लिखे गए, और उसके बाद मुक्तक काव्य भी लिखे गए, महाकाव्य भी लिखे गए। तो ये तो विभिन्न प्रकार के काव्य लिखे गए। वही उसी के साथ साथ विविध वर्ण विषय से मतलब है कि छोटे बड़े सभी चीज़ों को विषय बनाया गया, कविता का विषय बनाया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़े मुद्दों को ही उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। समाज में हो रही छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने अपना काव्य का विषय बनाया और उस पर भी कविता रच डाली। और इस युग में बहुत सारे अनुवाद कार्य भी हुए। अनुवाद कार्य, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत सारे अनुवाद किए हैं, मतलब अलग भाषाओं की कविताओं को हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। खैर ये हो गया, इस पॉइंट में कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कला पक्ष की बात हो रही है, छंद। तो छंदों की बात करें तो द्विवेदी युग में विभिन्न प्रकार के छंदों का खड़ी बोली हिंदी में प्रयोग किया गया। यहाँ पर संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी किया गया, उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया गया, हिंदी के छंदों का भी प्रयोग किया गया। उसी के साथ साथ बहुत सारे नए छंदों का भी प्रयोग किया गया है। अब भाषा शैली की चर्चा करते हैं। द्विवेदी युग की भाषा की बात करें तो द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख जो काव्य की भाषा रही थी, काव्य की हो या फिर गद्य की हो, वो थी खड़ी बोली हिंदी।
तो ऐसा कह सकते हैं कि द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा जो है, भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी जो है वो प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, भरत तेंदु युग में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ था, लेकिन भरत तेंदु युग में काव्य के स्थान पर गद्य विधा पर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य के साथ साथ काव्य विधा पर भी इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि द्विवेदी युग जो था वो भाषा की दृष्टि से अधिक परिष्कृत युग था और इसका श्रेय जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इस युग के काव्य शैली की बात करें तो काव्य शैली भावात्मक शैली थी, वर्णनात्मक शैली थी, विचारात्मक शैली, हास्य व्यंग शैली, मुक्तक शैली, प्रबंध शैली और कहीं कहीं आपको गीत शैली में भी काव्य देखने को मिल सकता है। तो इन विभिन्न शैलियों में इस युग में काव्य रचना जो है वो लिखी गई। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली। अब अंतिम में निष्कर्ष लिखिए। देखिए, आप सोचते होंगे कि किसी किसी वीडियो में मैं निष्कर्ष लिखाता नहीं हूँ, किसी किसी में लिखाता हूँ। देखिए, मैं उस वीडियो में निष्कर्ष नहीं लिखाता जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके होते हैं और बहुत से बिंदुओं का जिक्र हम कर चुके हैं। तो ऐसे में निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। आप लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत अधिक लिखना भी, मैं हमेशा बताता हूँ, वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। लेकिन मैं उन टॉपिक पर निष्कर्ष अवश्य लिखाता हूँ जिस पे मुझे लगता है कि कुछ बिंदु जो है, कुछ पॉइंट जो है वो छूट गए हैं, तो उसको अगर हम निष्कर्ष के तौर पर भी जिक्र कर देंगे तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो आपका पेपर को चेक कर रहा होगा, उसको ये ज्ञात हो जाएगा कि इस बच्चे को ये पता है, लेकिन समय के अभाव के कारण हो सकता है या फिर अंक को ध्यान में रखते हुए वो इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ जानता है। इसलिए हम लोग ऐसे टॉपिक पर हमें निष्कर्ष का भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पर निष्कर्ष लिखिए, क्योंकि मुझे लगा है कि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट जो है छूट गया है और हम सभी पॉइंट की चर्चा कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो द्विवेदी युग जो है उसे नवजागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ, उदय भी हुआ, ठीक है, और उसका विकास भी हुआ। हालांकि यह सिलसिला भरत तेंदु युग से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का उदय होता है, उसका विकास होता है। और फिर लिखिए कि उपयुक्त जो चर्चित हम लोगों ने जो चर्चा किया वो द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त द्विवेदी युग की कुछ अन्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है, जैसे उपदेशात्मक, देश प्रेम की भावना, पौराणिक कथाओं का चित्रण, नवीनता का चित्रण, देश के अतीत गौरव का वर्णन, बौद्धिकता की प्रधानता, स्वच्छंदतावाद, नैतिकता, रूढ़ि विरोध, आदर्शवाद तथा अनुवाद कार्य आदि। इतना लिख दीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से आप अपने परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा अंक मिलेगा। विश्वास करिए मेरा, हमें भी मिला था अपने टाइम पर, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। अंतिम में आपसे यही गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी बिना देर किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दे, ताकि अगली बार मैं रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर करें ताकि उनको भी सहायता मिले। उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और कमेंट तो खैर आप लोग कमेंट में बहुत सारे टॉपिक का डिमांड भी कर लेते हैं, लेकिन लाइक की कमी देखने को मिलता है हमें। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा तो किसका काम आने वाला हूं, आप ही का काम आने वाला हूं। इसी तरह मैं आपको आपका सहयोग करता रहूंगा, ठीक है। कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।